हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी लिटरेरी टर्म्स और फिगर ऑफ स्पीच की सीरीज चल रही है। और जैसा कि हमने सोचा है कि इस सीरीज में ना हम 1000 एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे जो लिटरेरी टर्म्स और फिगर ऑफ स्पीच से ही स्पेशली रिलेटेड होंगे। उसमें पीवाईक्यूज भी होंगे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं राइटर के डिफरेंट पोएम से, जो लाइन्स हैं उनसे रिलेटेड, तो सभी को हम इंक्लूड करेंगे। अब ये जो 1000 एमसीक्यूज हैं, ये एक वीडियो में होने तो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, फिर तो उसके लिए मैराथन होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो मैंने डिसाइड किया है, मैं हर एक पार्ट में 50 क्वेश्चंस कराती हूँ। ठीक है, अब ये वीडियो का 10th पार्ट है। ऑलमोस्ट 500 एमसीक्यूज आज कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब आधा हिस्सा 1000 एमसीक्यूज का पूरा हो जाएगा आज। हर एक वीडियो में हम 50 एमसीक्यूज करते हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। आई होप प्रीवियस वीडियोस को आपने देख ही लिया होगा, और अगर किसी ने नहीं देखा है तो चैनल पर ना लिटरेरी टर्म्स के नाम से ही पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। उसमें इससे पहले के 9 पार्ट्स हैं, आप चाहो तो उनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि देखिए, हर एक एस्पेक्ट को समझने के लिए हम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। आज के जो क्वेश्चन होंगे उसमें स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस लिटरेरी टर्म से हैं, देन फिगर ऑफ स्पीच से भी कुछ क्वेश्चंस हैं। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। First question is, the poet who describes poetry as inspired mathematics is। एक ऐसा पोएट जिसने पोएट्री को क्या कहा है? इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स। उस पोएट का नाम पूछा गया है यहाँ पर। टी.एस. एलियट हैं, हॉपकिंस हैं, आर्किबिल्ड, मैकलिश हैं, या फिर एज़रा पाउंड हैं। What should be the right answer? और मैं आपको बता दूं, मैंने डिफरेंट बुक्स से एमसीक्यूज लिए हैं। हो सकता है आपके पास बुक्स भी हो, ठीक है, तो आप उसमें भी देख सकते हो। ये एमसीक्यूज मैंने अलग अलग बुक से लिए हैं। जैसे आज के ज्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो यूथ कंपटीशन की बुक से हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स कौन से राइटर ने कहा है, तो इसमें मतलब इसका जो राइट आंसर होगा वो है एज़रा पाउंड। एज़रा पाउंड ने पोएट्री को क्या कहा है? इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स। ठीक है, पोएट्री इज अ सॉर्ट ऑफ इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स विच गिव्स अस इक्वेशन not for abstract figures, triangles, squares and the like, but for the human emotion. Okay, एज़रा पाउंड की ये पूरी स्टेटमेंट है। Moving to the next question. Next question is a meter. Yes, question number 2. A meter in which an unaccented syllable precede the accented is called। देखिए, एक ऐसा सिलेबल या फिर एक ऐसा मीटर जिसमें पहले देखो अनएक्सेंटेड हो सकता है, या कई जगह पर आपको अनस्ट्रेस्ड भी लिखा हुआ मिलेगा। नेम अलग अलग हैं, मीनिंग एक ही है, ठीक है। तो एक मीटर है जिसमें पहले एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल आता है, अनएक्सेंटेड सिलेबल आता है, और उसको फॉलो करता हुआ एक एक्सेप्टेड नहीं होगा, यहाँ पर एक्सेंटेड होगा, ठीक है। एक्सेंटेड मतलब स्ट्रेस्ड सिलेबल आता है, ठीक है। पहले अनस्ट्रेस्ड सिलेबल आएगा, देन स्ट्रेस्ड सिलेबल आएगा। तो इस सिचुएशन को या इस मीटर को हम क्या कहते हैं, जिसमें पहले अनस्ट्रेस्ड सिलेबल है और उसको फॉलो कर रहा है एक स्ट्रेस्ड सिलेबल? क्या कहा जाता है उसको? एनापेस्टिक, डेक्टिलिक, कैटेलेक्टिक या फिर आयम्बिक? सोचिए, आंसर कीजिए। जैसे कि आप जानते हो, मीटर मतलब एक फीट को मान सकते हो। फीट में 2 आपके सिलेबल होते हैं, ज्यादातर स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड का पेयर भी बनता है, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे? सोचिए, आंसर कीजिए। अनएक्सेंटेड सिलेबल प्रेसीड दी एक्सेंटेड सिलेबल, तो इसको कहा जाता है आयम्बिक। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आयम्बिक कहेंगे इसको, ठीक है। अच्छा, एनापेस्टिक क्या होता है फिर? अगर हम इसके ऑप्शंस की बात करें तो पहला जैसे ऑप्शन दिया है एनापेस्टिक, तो एनापेस्टिक में क्या होता है? एनापेस्टिक में ना 2 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होंगे, ठीक है। 2 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय 1 स्ट्रेस्ड सिलेबल, ठीक है। एनापेस्टिक में आपको ध्यान रखना है 2 तो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होंगे और उनको फॉलो करता हुआ 1 स्ट्रेस्ड सिलेबल होगा। आगे अगर हम बात करें डेक्टिलिक की, तो डेक्टिलिक में क्या होगा? 1 स्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय 2 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल, ठीक है।
जस्ट अपोजिट है ये एनापेस्टिक डेक्टिलिक का, या फिर कहें डेक्टिलिक एनापेस्टिक का, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। जैसे एनापेस्टिक में 2 तो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल आ रहे थे और 1 स्ट्रेस्ड सिलेबल आ रहा था। डेक्टिलिक में क्या होगा, अब इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अब डेक्टिलिक में क्या होगा, 1 स्ट्रेस्ड सिलेबल आएगा पहले, उसके बाद में 2 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल आएंगे डेक्टिलिक में, ओके। अब कैटालैक्टिक क्या होता है, कैटालैक्ट की बात करें, जैसे आयम्बिक तो आप समझ ही गए होंगे, आयम्बिक में क्या है, एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल है और उसको फॉलो कर रहा है एक स्ट्रेस्ड सिलेबल, ठीक है। कैटालैक्ट अ लाइन लैकिंग 1 सिलेबल इन द लास्ट फूट, ठीक है। कैटालैक्ट एक ऐसी लाइन होती है कैटालैक्टिक जिसमें ना, जैसे हाँ मतलब फूट होंगे, फीट होंगे, ठीक है। मान लो लाइन में 5 फीट ही है, ठीक है, 5 फीट है, एक लाइन थी उसमें टोटल 5 फीट है, ठीक। तो 5 फीट में ना, 1 फीट में आप जानते हो एक पेयर ऑफ सिलेबल होता है, 1 फीट में ना मतलब एक जोड़ा होता है सिलेबल का, ठीक है। तो लास्ट वाला जो जोड़ा होगा सिलेबल का, उसमें एक सिलेबल मिसिंग होगा, उस चीज को हम कैटालैक्टिक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आयम्बिक, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है गायनोक्रिटिसिज्म फोकसेस ऑन, गायनोक्रिटिसिज्म किस चीज पे फोकस करता है, क्रिटिसिज्म ऑफ विमेन, क्रिटिसिज्म बाय विमेन, या फिर क्रिटिसिज्म ऑफ मेल राइटर्स बाय विमेन राइटर्स, विमेन एज राइटर्स, गायनोक्रिटिसिज्म। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, गायनोक्रिटिसिज्म जो है ना वो फोकस कर रहा है या रिलेटेड है विमेन एज राइटर्स से। इसमें कोई क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा है, ना तो विमेन का क्रिटिसिज्म है या विमेन के द्वारा क्रिटिसिज्म है। बेसिकली ये जो रिलेट करता है वो विमेन एज राइटर्स से रिलेट करता है। अब जो गायनोक्रिटिसिज्म है या फिर हम कहें गायनोक्रिटिक्स है, ये जो टर्म है ये कॉइन की गई थी 70s के दौरान, किसके द्वारा, एलियाना सॉल्वेटर के द्वारा, ठीक है, to describe a new literary project intended to construct a new female framework for the analysis of women's literature, ठीक है। women's literature के एनालिसिस के लिए इसको कॉइन किया गया था। आगे चलते हैं, प्री रेफलाइट पोइट्री इज मेनली कंसर्न विद, प्री रेफलाइट जो पोइट्री है वो मुख्यतः किससे संबंधित है, नरेटिव एंड स्टाइल से, नरेटिव एंड नेचर से, फॉर्म एंड डिजाइन से, या फिर फॉर्म एंड वैल्यू से। तो प्री रेफलाइट पोइट्री किस लिए फेमस है, नरेटिव और स्टाइल के लिए, नरेटिव और नेचर के लिए, फॉर्म और डिजाइन के लिए, या फॉर्म और वैल्यू के लिए। यस, प्री रेफलाइट पोएट्री को आप कनेक्ट करोगे फॉर्म एंड डिजाइन से, ओके। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। प्री रेफलाइट ब्रदरहुड का नाम आपने सुना होगा और बाद में इसको प्री रेफलाइटीज भी कहने लगे। ये एक ग्रुप था इंग्लिश पेंटर्स, पोएट्स और क्रिटिक्स का, ठीक है, जो फाउंड हुआ था 1848 में। ये ध्यान रखना है, प्री रेफलाइट ब्रदरहुड है ना, ये एक ग्रुप था इंग्लिश में, इंग्लिश पेंटर्स, पोएट्स और क्रिटिक्स का ग्रुप था जो 1848 में फाउंड होता है, बनता है, ठीक है। और किसके द्वारा फाउंड किया गया था ये भी ध्यान रखना है, विलियम हॉलमैन हंट या फिर और साथ ही साथ जॉन एब्रेट मेलियासिस, दाते गैब्रियल रोसेटी, डीजी रोसेटी जिन्हें कहते हैं, इन तीनों के द्वारा इसको फाउंड किया गया था, ठीक है। और स्पेशली ये किस चीज के लिए जाना जाता है, तो प्री रेफलाइट पोएट्री जो है स्पेशली फॉर्म और डिजाइन के लिए जानी जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉप्स एसे ऑन क्रिटिसिज्म सम्स अप द आर्ट ऑफ पोएट्री एज टॉट फर्स्ट बाय, पॉप का एसे ऑन क्रिटिसिज्म जो है वो बेसिकली सम्स अप द आर्ट ऑफ पोएट्री, मतलब आर्ट ऑफ पोएट्री का सम्स है, एज टॉट फर्स्ट। ऑप्शन है एरिस्टोटल, होरेक, लॉन्गिनस या फिर प्लेटो। यस, देखो आर्ट ऑफ पोएट्री किसके द्वारा पहले समझाई गई थी, जिसका एक सम अप हम कह सकते हैं, ये जिसकी इजी एक्सप्लेनेशन कैसे कह सकते हैं, एसे ऑन क्रिटिसिज्म को पॉप के द्वारा जो लिखा गया है। तो इससे पहले मतलब किस पर बेस्ड है ये, बेसिकली एसे ऑन क्रिटिसिज्म एरिस्टोटल के वर्क पर, जो वर्क है आर्ट ऑफ पोएट्री। यस, ये किसका वर्क है, होरेस का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म इज रिटन इन अ टाइप ऑफ राइमिंग वर्ड्स कॉल्ड हीरोइक कपलेट,
ठीक है, ये ध्यान रखना है। एसे ऑन क्रिटिसिज्म किस में लिखा गया है? हीरोइक कपलेट में लिखा गया है। और कब लिखा गया था? 1709 में लिखा गया था। ठीक है, इट इज अ वर्स एसे रिटन इन द होरेशियन मोड एंड is primarily concerned with writers and critics in the new literary commerce. Okay, moving to the next question. Next question है हमारा, a metrical foot containing a stressed followed by an unstressed syllable. देखिए, जब हम iambic की बात कर रहे थे तो iambic में पहला जो syllable है वो unstressed है, ठीक है, और दूसरा syllable stressed है. ओके, लेकिन ये एक ऐसा मेट्रिकल फुट है जो आयम्बिक का अपोजिट है. ऐसा मान लीजिए कि आयम्बिक का अपोजिट है. इसमें पहले एक स्ट्रेस लेबल है, बाद में एक अनस्ट्रेस लेबल है, तो इसको क्या कहेंगे? एनापेस्टिक. आयम्ब तो आयम्ब तो नहीं होगा, ठीक है. ट्राइकी है या डेक्लिक है? क्या होगा राइट आंसर? यस, तो इसको बोलते हैं ट्राइकी. ठीक है, ट्राउकी या ट्राइकी. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. तो ध्यान रखना है, ट्राइकी आयम्ब का अपोजिट है. आप इन दोनों में से एक को याद कर लीजिए, ट्राइकी और आयम्ब में से, और फिर ध्यान रखिए कि दूसरा जो है वो इसका अपोजिट है. ठीक, तो ट्राइकी में पहले स्ट्रेस्ड सिलेबल आएगा, बाद में अनस्ट्रेस्ड आएगा. ठीक है, जबकि जो आयम्ब है उसमें एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल है, देन स्ट्रेस्ड सिलेबल है. ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म मेटाफिजिकल पोएट्स वाज फर्स्ट यूज्ड बाय. ये जो पर्टिकुलर टर्म है मेटाफिजिकल पोएट्स, ये सबसे पहले किसके द्वारा यूज की गई थी? बेन जॉनसन, डॉक्टर जॉनसन, हेलन गार्डनर या फिर ड्राइडन? यस, सोचिए, आंसर कीजिए. इसका राइट आंसर है डॉक्टर जॉनसन. ठीक है, डॉक्टर जॉनसन के द्वारा ये टर्म कॉइन की गई या फिर सबसे पहले यूज की गई, द मेटाफिजिकल पोएट्स. ओके, ये डॉक्टर जॉनसन, यानी कि इनका पूरा नाम आप देखोगे सैमुअल जॉनसन. ठीक है, और ये पोएट थे, क्रिटिक थे, और इनको क्यों डिस्क्राइब किया जाता है? टू डिस्क्राइब अ लूज ग्रुप ऑफ इंग्लिश लिरिक पोएट्स ऑफ द 17th सेंचुरी. ठीक है, whose work was characterized by the inventive use of conceit and by speculation about topics such as love, religion. Okay, moving to the next question. Next is anagnorisis. Anagnorisis is term used by Aristotle for describe. देखिए, एरिस्टोटल का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है ना, पोएटिक्स, उसमें ट्रेजेडी की एक डेफिनेशन दी हुई है. और एक डेफिनेशन क्या, ट्रेजेडी के बारे में अच्छे तरीके से बताया गया है कई सारे चैप्टर्स में, और उसमें एनाग्नोसिस टर्म भी जो है ना, ये ट्रेजेडी से रिलेटेड है. अब यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर टर्म है एरिस्टोटल ने किस तरीके से डिस्क्राइब किया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनाग्नोसिस? ऑप्शन है, द मोमेंट ऑफ डिस्कवरी बाय द प्रोटैगनिस्ट, द रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून फॉर द प्रोटैगनिस्ट, द हैप्पी रेजोल्यूशन of the plot, या फिर the convergence of the main plot and the subplot. Yes, what should be the right answer? तो आपको ध्यान रखना है, the moment of discovery by the protagonist. डिस्कवरी का मतलब है कि मतलब अचानक से कोई प्रोटैगनिस्ट है या किसी ट्रेजेडी का कोई हीरो है ना, उसे अचानक से सच्चाई का पता चलना, दैट इज वो जो मूवमेंट होता है. ठीक है, द मोमेंट ऑफ डिस्कवरी बाय द प्रोटैगनिस्ट. ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. इसको ही एनाग्नोसिस कहते हैं. एनाग्नोसिस इज अ मोमेंट इन द प्ले और अदर वर्क व्हेन अ कैरेक्टर मेक्स अ क्रिटिकल डिस्कवरी. मतलब अचानक से उसे किसी बहुत ही गहन सत्यता का पता चल जाए. ठीक है, एक क्रिटिकल डिस्कवरी की खोज कर ले वो. एनाग्नोसिस वाज द हीरो सडन अवेयरनेस ऑफ अ रियल सिचुएशन. जैसे आप ओथेलो का एग्जांपल ले सकते हो. ओथेलो में जब वो डेस्डेमोना को किल कर देता है, मार देता है, उसके बाद में इमिलिया के द्वारा उसे सच्चाई का पता चलता है. ठीक है, तो वो क्या है? वो एनाग्नोसिस है, वो जो सिचुएशन है. ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द मोमेंट ऑफ डिस्कवरी बाय द प्रोटैगनिस्ट. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट है इमेजिज्म. इमेजिज्म इज एसोसिएटेड विद, किससे संबंधित है? टी.एस. एलियट, डी.एच. लॉरेंस, ई.ई. कमिंग्स या फिर टी. ह्यूल्मे? यस, Imagism was a moment in early 20th century Anglo-American poetry that favored precision of imagery and clear, sharp language. और स्पेशली ये कनेक्टेड है थॉमस अर्नेस्ट हिल्मे से. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. थॉमस अर्नेस्ट हिल्मे
और ये कौन थे? वॉज एन एस्थेटिक फिलोसफर एंड द फादर ऑफ इमेजिज्म। और इनको ध्यान रखना, क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि हु इज द फादर ऑफ इमेजिज्म। तो इमेजिज्म के फादर कौन है? थॉमस अर्नेस्ट हुल्मे। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इन फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म आर्ट इज एंटरटेनमेंट, प्रीचिंग, मैटर या स्टाइल? फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म आर्ट, यस, रिलेटेड है ये स्टाइल से। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। फॉर्मलिस्टिक स्कूल इज द बेस लाइन ऑफ फॉर्मलिज्म ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड लिटरेरी थियरीज, एंड इन आर्ट हिस्ट्री फॉर्मलिज्म इज द स्टडी ऑफ आर्ट बाय एनालाइजिंग एंड कंपेयरिंग form and style, the way objects are made and their purely visual aspects. Moving to the next question. तो ये स्टाइल से, विजुअलिटी से, इससे रिलेटेड था। ओके, नेक्स्ट है द टर्म अ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ना? मतलब अक्सर आपने देखी भी होगी, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज ड्राइव्ड फ्रॉम द राइटिंग ऑफ। ये जो पर्टिकुलर टर्म थी वो किसकी राइटिंग से मतलब शुरुआत होती है? कौन इसको कॉइन करता है एक तरीके से? जो टर्म है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम क्या होती है? स्ट्रीम देखो धारा होती है, कि धारा प्रवाह कह सकते हो, एक फ्लो होता है स्ट्रीम, है ना? तो कॉन्शियसनेस की, या फिर हम कहें विचारों का जो फ्लो है, विचारों की जो एक धारा है, मतलब अभी हम कुछ और सोच रहे हैं, अचानक से कुछ और सोचने लगे, हमारे दिमाग में सैकड़ों विचार एक साथ चलने लगते हैं, ठीक है? दैट इज द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। अभी हम अपने पास्ट के बारे में सोच रहे थे, अचानक से हम फ्यूचर के बारे में सोचने लगे, फिर रिवर्स करके हम प्रेजेंट में आ जाएं। मतलब सपोज करो हम पढ़ने बैठे और पढ़ते समय हम इधर उधर की सारी चीजें हमने सोच ली हैं, तो वो क्या है? वो कहीं ना कहीं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, ठीक है? अब ये किसकी राइटिंग से शुरू हुई? मैरी सिंक्लेयर, डोरोथी रिचर्डसन, विलियम जेम्स या फिर गर्ट्यूड स्ट्रेन? यस, विलियम जेम्स। नाम ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस आल्सो नोन एज द इंटीरियर मोनोलॉग। इसको और क्या किस नाम से जानते हैं? ये भी ध्यान रखना है, इंटीरियर मोनोलॉग के नाम से। इंटीरियर क्यों है भाई? मोनोलॉग तो है ये, मतलब अपने आप से बातें हो रही हैं, लेकिन ये इंटीरियर है, कोई सुन नहीं रहा है इसे, और स्पीकर जो है बोल भी नहीं रहा है, वो सोच रहा है बस सिर्फ, ठीक है? इसको इंटीरियर मोनोलॉग भी कहा गया है। It is a narrative mode or device that depict the multitudinous thought and feeling which pass through the mind. The term was coined by the William James in 1890. In his work, the work is The Principle of Psychology. ये ध्यान रखना है, विलियम जेम्स का जो वर्क था जिसमें इन्होंने इस टर्म को कॉइन किया, उस वर्क का नाम था द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है द आइडल इज यूजुअली अ पोम अबाउट अ। जो आइडल होता है एक पोम होती है, किस चीज के बारे में ये पोम होती है? पिकारेस्क सिटी लाइफ, पैनोरामिक व्यू ऑफ नेचर, पिक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी या पिकारेक्स कंट्री लाइफ? बताइए, आइडल एक पोम होती है, किससे संबंधित होती है? ये संबंधित होती है पिकारेक्स कंट्री लाइफ से, ठीक है? एन आइडल और आइडल इज अ शॉर्ट पोम, बहुत ही छोटी सी पोम होती है, डिस्क्रिप्टिव होती है, डिस्क्रिप्टिव ऑफ रस्टिक लाइफ, रिटन इन द स्टाइल ऑफ थियोक्रिटिस शॉर्ट पेस्टोरल पोम्स। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है द टर्म थिएटर ऑफ क्रूएलिटी वाज कॉइन्ड बाय। ये जो पर्टिकुलर टर्म है थिएटर ऑफ क्रूएलिटी, ये किसके द्वारा कॉइन की गई थी? ऑप्शन है रॉबर्ट ब्रिस्टन, एंटोनिन आर्ट्यूड, अगस्टो बोला, ल्यूगी पिरांडेलो। तो ये टर्म भी आप देख सकते हो, थिएटर ऑफ क्रूएलिटी। यस, थिएटर ऑफ क्रूएलिटी जो टर्म थी ये कॉइन की गई एंटोनिन आर्ट्यूड के द्वारा, ठीक है? और इस ये जो है मतलब थिएटर जो डेवलप हुआ किसके द्वारा? अवंगार्ड प्लेराइट एक्टर एंटोनिन आर्ट्यूड के द्वारा, ठीक है? और इनके एक वर्क में, कौन से वर्क में? द थिएटर एंड इट्स डबल, 1938 में इनका वर्क आया था एंटोनिन आर्ट्यूड का, उसमें इस चीज को बताया गया था, इस टर्म को डिफाइन किया गया था, थिएटर ऑफ क्रूएलिटी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेस्टोरेशन कॉमेडी हैज बीन क्रिटिसाइज्ड मेनली फॉर इट्स। जो रेस्टोरेशन कॉमेडी है वो सामान्यतः किस चीज के लिए क्रिटिसाइज की जाती है? एक्सेसिव विट एंड ह्यूमर, बिटर सटायर एंड साइनिसिज्म, इंडिसेंसी एंड प्रिमिसिवनेस, या फिर सुपरफिशियल रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। रेस्टोरेशन कॉमेडी को क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है मुख्यतः? यस, इनडिसेंसी और प्रीमिसिवनेस के लिए इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। ठीक है, रेस्टोरेशन कॉमेडी रेफर्स टू इंग्लिश कॉमेडीज रिटन एंड परफॉर्म्ड इन द रेस्टोरेशन पीरियड फ्रॉम 1660 टू 1710। ठीक है, 1710 तक। कॉमेडी ऑफ मैनर्स इज यूज्ड एज द सिनोनिम ऑफ रेस्टोरेशन कॉमेडी। कॉमेडी ऑफ मैनर्स के बारे में आपने सुना ही होगा। ठीक है, इसका एक सिनोनिम है वो। नेक्स्ट है द फ्रेज विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ अकर्स इन। ये जो टर्म है ये कहां पर हमें देखने को मिलती है? बायोग्राफी या लिटरेरिया में, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स में, या फिर इन डिफेंस ऑफ पोएट्री, या फिर पोएटिक्स में। विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, ये रिलेटेड है, ये देखने को मिलता है बायोग्राफिया लिटरेरिया में। ओके, और बायोग्राफिया लिटरेरिया किसके द्वारा लिखा गया है? तो कॉलरिज के द्वारा। ये भी ध्यान रखना है, कॉलरिज का ये वर्क है, 1817 में ये वर्क आया था। ठीक है, और ये जो फ्रेज थी विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, इसी में ये कॉइन की गई थी बायोग्राफिया लिटरेरिया में। अब ये विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ होता क्या है? इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं as a willingness to suspend one's critical faculties and believe to unbelievable and sacrifice logic for the sake of enjoyment। मतलब कई बार आप देखते हो कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जिसमें बहुत सारी इलॉजिकल चीजें दिखाई जाती हैं, लेकिन हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं एज इट इज, उसमें कोई लॉजिक नहीं है। जैसे आप देखोगे, मतलब साउथ की मूवी में देख सकते हो कि हीरो बस एक उंगली पे उठा के पटक रहा है, वो ये सारी चीजें जो होंगी ना, वो हम उस समय पर उसमें बिलीव कर लेंगे, हालांकि वो लॉजिकली सही नहीं है। ओके, तो दैट इज विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज इनकैनेम्बुला रेफर्स टू। इनकैनेम्बुला क्या होता है? मे बी आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, बट आपको इसके मीनिंग को समझना है। इनकैनेम्बुला रेफर्स टू बुक्स सेंसर्ड बाय द रोमन एम्परर, books published before the year of 1501, books containing an account of myths and ritual, या फिर books wrongly attributed to an author। तो किस चीज को हम इनकैनेम्बुला बोलेंगे? इनकैनेम्बुला जो रेफर करता है वो 1501 से पहले की जो बुक्स पब्लिश हुई हैं उसको कहते हैं हम इनकैनेम्बुला। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बुक्स पब्लिश्ड बिफोर द ईयर ऑफ 1501। Next question is, a monosyllabic rhyme on the final stressed syllable of 2 lines of verse is called। एक monosyllabic rhyme है on the final stressed syllable of 2 line of verse। 2 लाइन का एक वर्स है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? मोनो राइम, फेमिनाइन राइम, मैस्कुलिन राइम, या फिर आई राइम? यस, देखिए दो तरीके की राइम है इसमें, मैस्कुलिन राइम है, फेमिनाइन राइम है। जब इसमें क्या होता है, इसको कहेंगे हम बेसिकली मैस्कुलिन राइम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मैस्कुलिन राइम इज अ राइम बिटवीन फाइनल स्ट्रेस्ड सिलेबल्स। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next is, there is nothing outside the text is a key statement emanating from feminism, new historicism, deconstruction, या फिर structuralism। Yes, there is nothing outside the text। What should be the right answer? इसको कहा जाता है डीकंस्ट्रक्शन। ओके, डीकंस्ट्रक्शन इज अ क्रिटिकल आउटलुक कंसर्न विद द रिलेशनशिप बिटवीन टेक्स्ट एंड मीनिंग। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर एज सर थॉमस वेट अडॉप्टेड पेट्रार्क एंड पेट्रार्कनिज्म ऑफ इंग्लिश
sound, and meters, Surrey's verse tend to look back beyond Petrarch to the French verse, Italian verse, Spanish verse या फिर Latin verse? Yes. देखिए, सरे जो पोएट रहे हैं, सरे जो राइटर रहे हैं, ठीक है, ये पहले पोएट थे जिन्होंने ब्लैंक वर्स का यूज किया। ब्लैंक वर्स क्या होता है? जिसमें अनराइम्ड डायमी पेंटामीटर का यूज किया स्पेशली, मतलब उसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, सिर्फ मीटर मीटर है। ओके, तो सरे पहले ऐसे पोएट थे जिन्होंने ब्लैंक वर्स को यूज किया। इन हिज ट्रांसलेशन ऑफ द सेकंड एंड फोर्थ बुक ऑफ वर्जिल्स एनीड फ्रॉम लैटिन इनटू इंग्लिश, जब उन्होंने वर्जिल का वर्क जो था एनीड, उसको लैटिन भाषा से इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट किया था, तो उसके सेकंड और फोर्थ पार्ट में ब्लैंक वर्स का यूज किया था। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा लैटिन वर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है द टर्म ईगोटिस्टिकल सबलाइम was coined by, ये जो पर्टिकुलर टर्म है ईगोटिस्टिकल सबलाइम, ये किसके द्वारा कॉइन की गई थी? एस.टी. कॉलरेज, जॉन कीट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम हैजलिट। यस, तो ये कॉइन की गई थी जॉन कीट्स के द्वारा। ध्यान रखना है, ईगोटिस्टिकल सबलाइम इज कॉइन्ड बाय जॉन कीट्स इन अ लेटर टू रिचर्ड वुडहाउस। ठीक है, एक लेटर में कॉइन की गई थी जो उन्होंने लिखा था रिचर्ड वुडहाउस के लिए, और उसकी पर्टिकुलर डेट भी है। किस डेट को लिखा था? 27 अक्टूबर 1818 में। और उस लेटर में क्या कह रहे थे ये? सेइंग दैट अ पोएट हैज नो सेल्फ। ओके, तो जॉन कीट्स के द्वारा लिखा जाता है। नेक्स्ट है अ कर्टेल सोनेट कंसिस्ट ऑफ। अब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। जैसे कि आप जानते हो सोनेट 14 लाइन्स का सोनेट होता है। ठीक है, लेकिन कर्टेल सोनेट जो है वो नॉर्मल सोनेट से अलग है। अब कर्टेल सोनेट में कितनी लाइंस होती हैं ये बताइए? ऑप्शन है 11 लाइन, 12 लाइन, 13 लाइन या 14 लाइन। यस, कर्टेल सोनेट में ना ओनली हम कह सकते हैं अप्रोक्सीमेट 11 लाइंस हैं। अदरवाइज कई जगह पर ना आपको 10.5 भी, 10.5 लाइन भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, या फिर 11 लाइंस आप मान सकते हो। कर्टेल सोनेट में 11 लाइंस होती हैं। द कर्टेल सोनेट इज अ फॉर्म इन्वेंटेड बाय G.M. हॉपकिंस, ओके, एंड यूज्ड इन 3 ऑफ हिज पोम्स। और इसका इस्तेमाल जो किया उन्होंने अपनी 3 पोम में किया है कर्टेल सोनेट्स का। इट इज एन 11 लाइन और मोर एक्यूरेट a 10 line sonnet, okay, but rather than the first 11 lines of the standard sonnet, it consists of precisely 3/4 of the structure of Petrarchan sonnet. Okay, moving to the next question. Next is, who among the following writers does not belong to the group the university wit? तो यूनिवर्सिटी विट्स का आपने ग्रुप के बारे में सुना होगा। अप्रोक्सीमेट 6 राइटर के बारे में आप सुनते हो, उसमें 6 बहुत ही फेमस राइटर, 6 राइटर्स हैं ऐसे जो जुड़े हुए हैं इसमें। ठीक है, अब उनमें से यहाँ जो ऑप्शन गिवन है इनमें से कौन सा राइटर है जो यूनिवर्सिटी विट्स का, यूनिवर्सिटी विट्स जो ग्रुप है उसका हिस्सा नहीं है? जॉन लिली, जॉर्ज पील, थॉमस नैशे या फिर थॉमस किड? आपको ध्यान रखना है थॉमस किड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यूनिवर्सिटी विट्स इज अ फ्रेज used to name a group of late 16th century English playwrights who were educated at the universities of Oxford or Cambridge, ठीक है, and who become popular writers। ठीक है, मतलब ऐसे राइटर जो जिन्होंने स्टडी की है ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, और बहुत ही पॉपुलर राइटर बन गए। ठीक है, अमॉन्ग द विट्स वर मार्लो, ग्रीन, नशे, ठीक है, फ्रॉम कैम्ब्रिज। ठीक है, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। मार्लो थे, ग्रीन थे, नैशे थे। ओके, एंड लिली, थॉमस लॉज थे, जॉर्ज पील थे, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। लेकिन किड वाज नॉट फ्रॉम यूनिवर्सिटी। ओके, ऑल्दो हिज नेम इज आल्सो समटाइम्स एसोसिएटेड विद द यूनिवर्सिटी विट्स, लेकिन ये मतलब किसी पर्टिकुलर ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए नहीं थे, इसलिए आप ध्यान रख सकते हैं थॉमस किड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the line, she was a worthy woman all her life, housebound at
क्रीच, डोर, शी हैड 5 आर एन एग्जाम्पल। ये जो दोनों लाइन हैं वो किस चीज का एग्जाम्पल हैं? ब्लैंक वर्स का, क्लेरियू का, हीरोइक कपलेट का, या फिर फ्री वर्स का? तो ये जो एग्जाम्पल है वो हीरोइक कपलेट का है। A heroic couplet is a traditional form for English poetry commonly used in epic and narrative poetry. ठीक है, consisting of rhyming pair of lines in iambic pentameter. ध्यान रखना है heroic couplet. Next is lexis. What is lexis? Lexis refers to all word forms having meaning or grammatical functions, the history of words, study of select word forms या फिर the selection of words. What is lexis? Yes, lexis is all word form having meaning or grammatical function. Okay, option number A is the correct answer. Next question is, which of the following statement best describe the term deconstruction? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो इसको बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन करती है deconstruction टर्म को? It seeks to expose the problematic nature of centered discourses. It advocates subjective for free interpretation. It emphasizes the importance of historical context, या फिर it is a method of critical analysis. Yes, what should be the right answer? देखिए ध्यान रखना है, जो जैसे नाम से भी समझ पा रहे होगे आप, deconstruction. Deconstruction किससे रिलेटेड है? It seeks to expose the problematic nature of centered discourse. Okay, option number A is the correct answer. The term deconstruction seeks to expose the problematic nature of the centered discourses. Next question is, in drama and aside is addressed. End नहीं होगा यहाँ पे, दा हो सकता है. ड्रामा में जो aside word है एन होगा यहाँ पे, एन असाइड. ओके, एन असाइड इज एड्रेस. असाइड किस चीज को कहेंगे? देखो, एक तो आपने सुना होगा सोलिलिकी के बारे में, है ना, सोलिलिकी, और एक असाइड. ये दोनों सुनने में समझने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें एक बहुत ही माइनर सा डिफरेंस देखने को हमें मिलता है. ठीक है, असाइड क्या है? असाइड ऐसे कह सकते हो आप, जब कोई मतलब मान लो स्टेज पे कोई प्ले चल रहा है, उसमें डिफरेंट जो कैरेक्टर्स हैं वो अपनी एक्टिंग कर रहे हैं अच्छे तरीके से, अब उसमें से कोई एक एक्टर निकल के आता है और वो आके मतलब ऑडियंस से बात करने लगता है. ठीक है, बीच में कि जानिए अब आगे क्या होगा, इस तरीके से वो कहने लगे और ऑडियंस से बात करता है, और उस पर्टिकुलर चीज को स्टेज पे खड़े बाकी जो कैरेक्टर हैं वो नहीं सुन रहे हैं. ठीक है, जैसे आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हर एक एपिसोड के एंड में जो मेहता साहब हैं वो मतलब कुछ ना कुछ बोलते हैं. दैट इज, इस चीज को हम असाइड बोलेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो ऑप्शन स्टेटमेंट देख लेते हैं. अब सोलिलिकी क्या होती है? अगर आप सोलिलिकी को एसोसिएट करोगे इस चीज से, सोलिलिकी बहुत ही पर्सनल होती है. राइटर हाँ अपने आप से बात कर रहा होता है और उस चीज को बाकी कैरेक्टर नहीं सुन रहे होते हैं, हालांकि ऑडियंस सुन रही होती है, लेकिन राइटर अपने आप से बात कर रहा है, वो पर्सनल होती है ना, सोलिलिकी. अब देखो यहाँ पे, टू एन ऑडियंस बाय एन एक्टर द वर्ड्स सो स्पोकन आर नॉट मेंट टू बी हर्ड बाय अदर्स एक्टर्स ऑन द स्टेज. टू अदर एक्टर ऑफ द स्टेज the words so spoken are not meant to be heard by the audience, by the playwright to the audience, by the protagonist to his or her antagonist. तो ये दोनों ऑप्शन तो आप कट कर सकते हो. अब इन दोनों में से अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो इसका राइट आंसर क्या है? असाइड क्या है? यस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए ही है. इसमें क्या कहा गया देखो, टू एन ऑडियंस मतलब ऑडियंस को एक एक्टर के द्वारा बताया जा रहा है, उस चीज को हम असाइड कर रहे हैं. द वर्ड सो स्पोकन, और शब्द जो है वो इस तरीके से बोले जा रहे हैं, आर नॉट मेंट टू बी हर्ड बाय द अदर एक्टर्स ऑन द स्टेज, मतलब स्टेज पे खड़े और एक्टर्स उसको नहीं सुन रहे हैं. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज असाइड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज मोक हीरोइक पोम? मोक हीरोइक पोम क्या होती है? अ मोक हीरोइक पोम, ऑप्शन है, मोक्स एट हीरोइक प्रिटेंशन in poets and critics, mocks heroism and exaggerated virtue in all epics, uses a heroic style to deride heirs and affections, uses a mocking style to deride heroes and hero worship. What is mock heroic poem? Yes, इसका राइट आंसर है, uses a heroic style to deride heirs and affection. Okay, that is mock heroic poem. Option number C is the correct answer.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एरिस्टोटल्स पोएटिक्स। इन एरिस्टोटल्स पोएटिक्स, मतलब एरिस्टोटल का बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क रहा है पोएटिक्स, उसमें हम क्या पढ़ते हैं? वी रेड दैट इट इज द इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज कंप्लीट एंड होल एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड, हैविंग अ बिगिनिंग, अ मिडिल एंड एन एंड। व्हाट इज इट? किसकी डेफिनेशन है ये? ट्रेजेडी की, एपिक की, पोइट्री या फार्स? तो आप सभी पढ़ चुके हो, कई बार आपने पढ़ी होगी ये डेफिनेशन, है ना? द इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज कंप्लीट एंड होल। तो ये डेफिनेशन किस चीज की है? ट्रेजेडी की। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, एरिस्टोटल के द्वारा दी गई बहुत ही फेमस ये आपकी डेफिनेशन है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इन अ पोम अ लाइन में ईदर बी एंड स्टॉप्ड और। एक पोम में एक लाइन को मतलब एंड किस चीज से किया जाता है? स्टॉप की जाती है, या फिर राइम्ड होती है, ब्रोकन होती है, एक्सेप्टेड होती है, रन ऑन होती है? यस, सोचिए, आंसर कीजिए। यहां पर जो राइट आंसर होगा वो है रन ऑन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इन अ पोम अ लाइन कैन बी एंड स्टॉप्ड और रन ऑन। ओके, मतलब इसको ना फिल इन द ब्लैंक्स था ये, ठीक है, इसको पूरा करना था और इसमें फिल करने के लिए ये आएगा रन ऑन आगे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, द टर्म द कॉमेडी ऑफ मेनेस इज एसोसिएटेड विद द अर्ली प्लेज ऑफ। ये जो टर्म है द कॉमेडी ऑफ मेनेस, ये एसोसिएट करती है अर्ली प्लेज ऑफ, किसके अर्ली प्लेज से? अर्नोल्ड वेस्कर के, जॉन आर्डन, हैरोल्ड पिंटर या फिर डेविड हेयर? यस, हैरोल्ड पिंटर के। ओके, हैरोल्ड पिंटर्स अर्ली प्लेज लाइक दी बर्थडे पार्टी, है ना, 1958 में एक वर्क आता है इनका, आर कैटेगराइज्ड एज द कॉमेडी ऑफ मेनेस। यस, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज इलियट यूजेस द टर्म ऑब्जेक्टिव कॉरिलेटिव इन हिज एसे। इलियट ने एक टर्म यूज की, ऑब्जेक्टिव कॉरिलेटिव। ऑब्जेक्टिव कॉरिलेटिव, और ये कौन से अपने एसे में यूज की? यस, इन्होंने एक ऐसे लिखा था, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, उसमें इस टर्म को यूज किया था। यहां पे भी जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हैमलेट। अगर इसके कंप्लीट टाइटल की बात करो तो कंप्लीट टाइटल है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। ठीक है, पहली बार ये टर्म जो थी वो यूज की गई थी वॉशिंगटन एलिस्टन के द्वारा 1840 में। उसके बाद में टी एस इलियट ने इसे बहुत ही ज्यादा फेमस किया, और स्पेशली इन्होंने ना हैमलेट को आर्टिस्टिक सक्सेस बोला था और मैकबेथ को आर्टिस्टिक फेलियर बोला था टी एस इलियट ने। उस चीज को भी ध्यान रखना, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स को। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, द टर्म कर्टेल सोनेट वाज कॉइन्ड बाय। कर्टेल सोनेट के बाद में बारे में अभी आपने पढ़ा, उसमें 11 लाइन या 10.5 लाइन भी बोल सकते हो, वो थी। लेकिन ये सोनेट किसके द्वारा कॉइन किया गया था? जॉन मिल्टन, विलियम ब्लेक या फिर जेरार्ड मैनली हॉपकिंस या फिर मैथ्यू आर्नोल्ड? द टर्म कर्टेल सोनेट, यस, ये कॉइन किया गया जीएम हॉपकिंस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, जीएम हॉपकिंस। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस। ये स्टेजेस हैं ट्रेजेडी की या किसी ड्रामा की, इन अ सीक्वेंस। अब इनको पर्टिकुलर एक सीक्वेंस में लगाना है, इन विच ऑल शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज आर स्ट्रक्चर्ड। मतलब जितनी भी शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है वो सब इसमें स्ट्रक्चर्ड है। अब क्या क्या है इसमें? देखो, डेन्यूमा है, कॉन्फ्लिक्ट है, एक्सपोजिशन है, क्लाइमेक्स है। तो इसको एक प्रॉपर सीक्वेंस देनी है। क्या होगा राइट आंसर? यस, देखिए डेनुमा क्या होता है? डेनुमा तो बिल्कुल एंड होता है, मतलब जब ना ऑडियंस पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाए, जितने भी उनके अंदर इमोशन उमड़े थे या जितनी भी एक्साइटमेंट मूवी में बनी थी, वो मतलब मूवी का एंड हो जाए एक तरीके से, सारी जो एक्साइटमेंट है वो पूरी तरह से शांत हो जाए, एंडिंग प्ले की। तो ये सबसे लास्ट में जाएगा डेनुमा जो है। ओके, ये ध्यान रखना है। और पहला जो पार्ट होगा वो होगा एक्सपोजिशन। ठीक है, शुरुआत एक्सपोजिशन, फिर कॉन्फ्लिक्ट है, देन क्लाइमैक्स आएगा, देन डेन्यूमा। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा? देखिए, सबसे पहले थर्ड आएगा, तो ये दोनों कट हो जाएंगे। थर्ड आएगा शुरुआत में, थर्ड के बाद में
हम करेंगे कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि सेकंड आना चाहिए, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। डेनुमा, सॉरी, एक्सपोजिशन, देन कॉन्फ्लिक्ट, देन क्लाइमेक्स और उसके बाद में डेनुमा। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज A Shakespearean sonnet has the following rhyme scheme. एक शेक्सपियरियन सोनेट में मतलब एक शेक्सपियरियन सोनेट की राइमिंग स्कीम क्या है? देखिए, ये तो आप जानते हो, शेक्सपियरियन सोनेट 14 लाइन के ही हैं वो भी, और उसमें 3 क्वार्ट्रेन होते हैं और 1 कपलेट होता है। ठीक है, 3 क्वार्ट्रेन 1 कपलेट। क्वार्ट्रेन, एक क्वार्ट्रेन में 4 लाइन्स। तो यहाँ पे मतलब स्ट्रक्चर जो दिया हुआ है वो तो शेक्सपियरियन सोनेट जैसा ही है, लेकिन राइमिंग स्कीम अब हमें देखनी है। तो जो शेक्सपियरियन सोनेट है उनकी राइमिंग स्कीम क्या होती है? यस, ए बी ए बी, सी डी सी डी, ई एफ जी जी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। शेक्सपियरियन सोनेट की जो राइमिंग स्कीम है वो ए बी, सी डी ई एफ जी जी है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is the term intentional policy is first used by, ये जो term है intentional policy, ये सबसे पहले यूज की गई थी विलियम एम्सन के द्वारा, नॉर्थरॉप फ्रेयर के द्वारा, वेलेक एंड बैरन के द्वारा, बिमसेट एंड बियर्डस्ले के द्वारा। यस, intentional policy. Yes, in the middle of 20th century, William K. Wimsett and जो Bradsley है, okay, published the intentional policy. In it, they counter the contemporary assumption that the original creator's intention for a work was equal to the meaning and merit of the work. Option number D is the correct answer. इन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था। Next is who among the following was not a member of Bloomsbury group? Bloomsbury group का कौन इनमें से मेंबर नहीं है? Yes, ब्लूम्सबेरी ग्रुप जो था ना वो बहुत ही एक इन्फ्लुएंशियल ग्रुप था, और ये किससे एसोसिएट करता था? एसोसिएटेड टू इंग्लिश राइटर्स, इंटेलेक्चुअल्स, फिलोसफर्स, आर्टिस्ट, द वेस्ट नोन मेंबर्स ऑफ विच इंक्लूडेड, जिनमें और भी कौन इंक्लूडेड था? वर्जीनिया वुल्फ थी, जॉन मेनार्ड, ई.एम. फॉस्टर और लिटिन स्टार्चे। ठीक है, लिटिन स्टार्चे भी हैं, ई.एम. फॉस्टर भी हैं। ठीक है, बताइए क्या होगा राइट आंसर? और वर्जीनिया वुल्फ का नाम भी जुड़ा हुआ है, ये भी ध्यान रखना है। तो कौन मेंबर नहीं है? विंस्टन चर्चिल, ये मेंबर नहीं है ब्लूम्सबेरी ग्रुप के। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज इंग्लिश iambic pentameter was brought, wait a minute, yes, English iambic pentameter was brought to its first maturity in, इंग्लिश का जो iambic pentameter है पहले फर्स्ट मेच्योरिटी इन सोनेट, ड्रामेटिक वर्स, लिरिक या इलेजी। मतलब सबसे पहले यूज किया गया कहां पर? सोनेट में, ड्रामेटिक वर्स में, लिरिक में या इलेजी में? तो आप जानते हो सोनेट में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, सोनेट। नेक्स्ट इज ही इज अ सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी। अब ये जो देखो पर्टिकुलर फ्रेज है या फिर आप कह सकते हो सेंटेंस है, ये किस चीज का एग्जाम्पल है? पेरीफ्रेजिस का, टोटोलॉजी का, प्रोलैप्सिस या लाइटोटीज? यस, यहां से कुछ फिगर ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस हैं जिनको हम करेंगे। तो बताइए, ही इज अ सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी, क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका राइट आंसर है लाइटोटीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। लाइटोटीज इज एन आयरॉनिकल अंडरस्टेटमेंट in which an affirmative is expressed by the negative of its contrary example. ठीक है, जैसे किसी चीज को हमें अच्छा बताना है तो हम क्या कहेंगे? नॉट बैड, है ना? मतलब हम किसी चीज की तारीफ तो कर रहे हैं लेकिन इन अ नेगेटिव वे विद अपोजिट वर्ड्स। ठीक है, जैसे किसी के बारे में बताना है ही इज अ गुड बॉय, तो हम क्या कहेंगे? ही इज नॉट अ बैड बॉय। ओके, तो वो होता है लाइटोटीज। तो यहां पे कहा गया ही इज अ सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी, मतलब ये नेगेशन में किसी चीज को कहा गया है और ये एग्जांपल है लाइटोटीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
यूजिंग एक्सप्रेशन क्राउन, हम किसी एक पर्टिकुलर शासन के लिए क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? क्राउन फॉर दी मोनार्की, है ना, राजा के, मोनार्की क्या होता है? राजा का शासन, ठीक है, राजा के शासन के लिए हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? क्राउन। तो ये किसका एग्जाम्पल है? मीटोनिमी, सिनेक्डकी, आयरनी या मेटाफर? यस, it is the example of metonymy. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मीटोनिमी मतलब नेम, है ना, हम एसोसिएटेड नेम यूज कर रहे हैं किसी चीज को बताने के लिए, जो एक्चुअल नेम है वो यूज ना करके हम एसोसिएटेड वर्ड यूज कर लेते हैं। जैसे मोनार्की के लिए हमने क्या यूज किया? क्राउन यूज किया। तो ये एग्जाम्पल हो गया मीटोनिमी का। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज केयरलेस शी इज विद आर्टफुल केयर, अफेक्टिंग टू सीम अनअफेक्टेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब ये जो लाइन है ये किस चीज का एग्जाम्पल है? केयरलेस शी इज विद आर्टफुल केयर एंड अफेक्टिंग टू सीम अनअफेक्टेड इन इज एन एग्जाम्पल। देखिए अपोजिट वर्ड्स का यूज हो रहा है। ओके, ऑप्शन है आयरनी, पैराडॉक्स, सिमिली या फिर मेटाफर। तो यहां पे जो एग्जाम्पल है वो है पैराडॉक्स। ये जो लाइन है ना वो पैराडॉक्स का एग्जाम्पल है। अब पैराडॉक्स क्या होता है? अ पैराडॉक्स इज अ स्टेटमेंट दैट इज सेल्फ कंट्राडिक्टरी, मतलब एक ऐसी स्टेटमेंट जो खुद को ही कट कर रही है, खुद का ही विरोध कर रही है आगे जाके, ठीक है। बिकॉज इट ऑफन कंटेन टू स्टेटमेंट्स, क्योंकि अक्सर इसमें दो स्टेटमेंट होंगी, पहली स्टेटमेंट कुछ और कह रही है और वो उसी को कट करते हुए दूसरी स्टेटमेंट है। ओके, दैट इज पैराडॉक्स। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू टर्म्स अपोजिट इन मीनिंग आर प्लेस्ड साइड बाय साइड इन वन फ्रेज इज नन। देखो बहुत ही सिंपल सी फिगर ऑफ स्पीच है। इसमें क्या होता है ना, दो अपोजिट वर्ड पैरेलली आ रहे हैं, एक ही फ्रेज में आ रहे हैं, ये चीज ध्यान रखनी है। देखो इन अ फिगर ऑफ स्पीच विच टू टर्म्स अपोजिट, जो दो टर्म हैं जो अपोजिट हैं, इन अ मीनिंग, मीनिंग में अपोजिट हैं, और प्लेस्ड होती है साइड बाय साइड, मतलब बिल्कुल साथ साथ में एक ही फ्रेज में। इस चीज को हम क्या कहेंगे? क्या है ये? पैराडॉक्स है, ऑक्सीमोरॉन, सार्काज्म या एंटीथेसिस? तो ध्यान रखना है, इसी चीज को हम क्या कहते हैं? यस, ऑक्सीमोरॉन, ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑक्सीमोरॉन में ना दो अपोजिट वर्ड एक साथ आ रहे हैं, जैसे फेथफुल, अनफेथफुल, ठीक है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल इज एन एग्जाम्पल। ये किस चीज का एग्जाम्पल है? यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। एंटीथेसिस, बैथोस, टोटोलॉजी, लाइटोटीज। तो ये जो एग्जाम्पल है वो किस चीज का है? एंटीथेसिस का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सप्रेशन मर्डरस इनोसेंस। देखिए यहां पे एग्जाम्पल आ गया उस चीज का जो मैं अभी पैरेलली बता रही थी, दो अपोजिट वर्ड पैरेलली आते हैं, एक ही फ्रेज के अंदर आते हैं, तो आप देख सकते हो मर्डरस इनोसेंस। जुग्मा है, ऑक्सीमोरॉन, कियासमस या अपोस्ट्रोफी? यस, ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है ऑक्सीमोरॉन का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, मर्डरस इनोसेंस, ऑक्सीमोरॉन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है had we but world enough and time, this coyness lady were no crime. The statement is an example of। ये किसका एग्जाम्पल है? आयरनी, पैराडॉक्स, हाइपरबोल, यूफेमिज्म? यस, had we but world enough and time, this coyness lady were no crime। ये एग्जाम्पल है आयरनी का। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आयरनी क्या होता है? Irony means the use of words to convey a meaning that is the opposite of its literal meaning. Okay? Option number A is the correct answer. Next is the expression dreaming house is an example of। ये जो expression है dreaming house, ये किस चीज का example है? जुग्मा, ऑक्सीमोरॉन, ट्रांसफर्ड एपिथेट या फिर पर्सोनिफिकेशन? तो देखिए ह्यूमन एंटिटीज को किन्हीं ऑब्जेक्ट से जोड़ दिया गया है, वस्तु से जोड़ दिया गया है, जबकि आप देखते हो हाउस थोड़ा ना ड्रीम करता है, ह्यूमन ही तो ड्रीम कर सकते हैं ना। ड्रीमिंग हाउस किस चीज का एग्जाम्पल होगा? मतलब एडजेक्टिव तो ये ह्यूमन बीइंग के साथ लगना था ड्रीमिंग, लेकिन इस एडजेक्टिव को ट्रांसफर कर दिया गया है किसी ऑब्जेक्ट्स के साथ में, किसी वस्तु के साथ में, ठीक है। तो ये होता है ट्रांसफर्ड एपिथेट।
वेरी वे वाला एग्जाम्पल आपने देखा होगा, थके हुए रास्ते वाला, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ट्रांसफर्ड एपिथेट। नेक्स्ट इज द फ्रेज लीव्स डांसिंग इज एन एग्जाम्पल। लीव्स डांसिंग ये किसका एग्जाम्पल है? पैथेटिक फैलेसी, हाइपरबोल, पन या कंसीट? यस। तो देखिए आपको कंफ्यूजन हो सकता है, आप इसे ये भी समझोगे कि ट्रांसफर एपिथेट क्यों नहीं है। देखिए जब हम बात करते हैं ना लीव्स डांसिंग, मतलब जब हम कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज है, मतलब वस्तु ही कह लीजिए, वस्तु में कोई इमोशन नजर आए, ठीक है, इमोशन के वे में हो। ड्रीमिंग में इमोशन इतना नजर नहीं आ रहा था जितना डांस में आ रहा है इमोशन। तो इमोशन वाली चीज हो तो उस चीज में हम पैथेटिक फैलेसी कहेंगे उसको, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, पैथेटिक फैलेसी। ओके, लीव्स डांसिंग ये एक एग्जांपल है पैथेटिक फैलेसी का। और जो एक लिटरेरी डिवाइस होती है जिसमें wherein the author attribute human emotion and trait to the nature or inanimated objects, ठीक है। जैसे स्माइलिंग स्काई हो सकता है, एंग्री स्टॉर्म हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज, और एक चीज और देखो, सिमिलरिटीज हर जगह हो सकती हैं, बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच आपको एक जैसे देखने को मिलेंगे, तो उसमें एग्जामिनर भी क्या है, एक ही ऑप्शन देता है, ऐसा नहीं है कि वो दोनों ही डाल देगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ही इज अ न्यू कंफ्यूजन ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग and I in a new understanding of my confusion. The figure of speech is here. यहां पर क्या फिगर ऑफ स्पीच है? He is a new confusion of his understanding and I in a new understanding of my confusion. ऑप्शन है कियास्मस, कैथारसिस या फिर कैरिस इन्वर्जन जुग्मा। तो देखिए यहां पे ना कुछ क्रॉस होता नजर आ रहा है, ठीक है। यस, अंडरस्टैंडिंग, कंफ्यूजन, इस तरीके से जब भी आपको क्रॉस वाली चीजें दिखाई दे वो कियास्मस होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन अवर लाइन इज कियास्मस, in which two or more clauses are related through a reversal of structure to make a large point. Okay, moving to the next question. Next is, when one says that someone has breathed her his last, the speaker is resorting to. जब कोई कहता है कि मतलब किसी ने अपनी आखिरी सांस ली, तो मतलब उस चीज को क्या कहेंगे, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी उसमें? मतलब डायरेक्टली ये ना कह के कि वो मर चुका है, क्या कह रहे हैं कि किसी ने अपनी आखिरी सांस ली है, तो इस चीज को क्या कहते हैं? मतलब हम हार्श वर्ड्स का यूज ना करके थोड़े पोलाइट वे में किसी चीज को बताते हैं, किसी बैड न्यूज को बता रहे हैं, तो उस चीज को कौन सी फिगर ऑफ स्पीच में कंसीडर किया जाएगा? यूफिज्म, यूफोनी, अंडरस्टेटमेंट या यूफिमिज्म? यस, इसको कहते हैं यूफिमिज्म, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यूफिमिज्म। Euphemism is saying something indirectly or inoffensively, which is the case here. Next is, Hamlet, lying wounded, says to his friend Horatio. हेमलेट, जब हेमलेट प्ले में आप देखो लास्ट में, बिल्कुल प्ले के एंड में हेमलेट जो है वो घायल अवस्था में पड़ा है और अपने दोस्त होरेशियो से कह रहा है, होरेशियो आई एम डेड। ये किस चीज का एग्जाम्पल है? प्रोटेसिस, एनाक्रूसिस या फिर प्रोलैप्सिस, पन? यस, मतलब अभी तक उसकी मृत्यु हुई नहीं है लेकिन वो अपने फ्रेंड से क्या कह रहा है? होरेशियो आई एम डेड। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये प्रोलैप्सिस का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। प्रोलैप्सिस इज अ फिगरेटिव डिवाइस बाय विच अ फ्यूचर इवेंट इज प्रिज्यूम्ड टू हैव ऑलरेडी अकर्ड। नेक्स्ट इज, मतलब एक फ्यूचर इवेंट है, भविष्य में कोई चीज होने वाली है, उसको हमने पहले से अज्यूम कर लिया है, दैट इज प्रोलैप्सिस, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। सिल्वर मैन हैज नेवर रेड ब्राउनिंग, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कियास्मस, कंसीट, जुग्मा, मिटोनिमी। सिल्वर मैन हैज नेवर रेड ब्राउनिंग,
यस ये किसका एग्जाम्पल है? मीटोनिमी का, जिसमें हम क्लोजली एसोसिएट वर्ड को यूज कर लेते हैं। भाई सिल्वरमैन कोई पर्टिकुलर रीडर होगा, उसने कभी भी ब्राउनिंग को नहीं पढ़ा। ब्राउनिंग मतलब किसी व्यक्ति को थोड़ी ना, ब्राउनिंग जो राइटर हैं उनके वर्क्स की बात हो रही है यहाँ पर, और उनके वर्क्स को एसोसिएट कर दिया गया है ब्राउनिंग से। ठीक है, तो इसको कहेंगे हम मीटोनिमी। मीटोनिमी इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ थिंग और कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड नॉट बाय इट्स ओन नेम but rather by the name of something associated in meaning with that thing or concept. Okay, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो भी काफी लंबी हो गई है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको इसको लाइक करना है, शेयर करना है, अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि वीडियोस कैसी लग रही हैं, और ये बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं। आपके जो भी कमेंट होते हैं, मैं हर एक कमेंट का रेस्पॉन्स जरूर देती हूँ। ठीक है, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। और अगर आप कोई और पर्टिकुलर चीज चाहते हैं कि मैं उस चीज पर वीडियो लेकर आऊं, तो आप वो भी बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 11 में। ठीक है, ओके देन, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।